नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी कर रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति, अल्पसंख्यकों और बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का कर रही हैं विरोध। अजीत पवार के निधन के बाद आज मुंबई में एनसीपी चुनेगी अपना नेता। मुंबई में बैठक से पहले शरद पवार के बारामती स्थित घर पर एनसीपी एससीपी नेताओं की हुई बैठक। शरद पवार समेत सुप्रिया सुले, रोहित पवार, युगेंद्र पवार समेत कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्ली में, 22 अरब देश हो रहे हैं शामिल। भारत अरब सहयोग और अधिक मजबूत साझेदारी पर जोर। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत ईयू व्यापार समझौते की तारीफ। एक मजबूत बहुध्रुवीय दुनिया बनाने का किया आह्वान। मदर ऑफ ऑल डील्स को बताया सकारात्मक। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आज बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी आरना सबालेंका और कजाकिस्तान की पावर हिटर एलेना रायबाकिना के बीच होगी खिताबी जंग। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने बैरकपुर में नॉर्थ 24 परगना के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार वंदे मातरम का विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली ममता सरकार की विदाई अब तय है। बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। अमित शाह ने कहा कि आनंदपुर मोमो फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जान गंवाने वाले श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यह अग्निकांड ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ। मैंने शुरुआत में कहा आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के सीतलकुची ब्लॉक के देवनाथ पारा इलाके में एक पुल ढह गया और इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब माल से लदे एक डंपर के पुल पार करते समय वो ढह गया। पुल टूटने से धमाके की आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग वहां मौके पर पहुंच गए। पुल का एक हिस्सा टूटकर नीचे लटक गया। बारोमाशिया देवनाथ पारा स्थित ये पुल है जो कि नदी के ऊपर से होते हुए देवनाथ पारा न्यू मार्केट को बारोमाशिया से जोड़ता है। और आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की खबर का रुख कर लेते हैं। अजीत पवार के असमय निधन के बाद से एनसीपी अब उबरने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी चुनौती जो है उसके साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब उनकी जगह आखिर कौन लेगा। और इसी जवाब के लिए आज मुंबई में एनसीपी ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होनी तय है और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद का नाम भी सामने आ जाएगा।
वैसे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। हालांकि ये फैसला छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही होगा। सुनेत्रा पवार की बात की जाए तो वो अभी विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका नेतृत्व ही ठीक रहेगा। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अगर आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है उनको, तो बैठक में यह प्रस्ताव भी लाया जा सकता है कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाम तय होने के बाद आज या फिर कल शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय होगा या नहीं होगा, इस चर्चा का जवाब भी जल्द ही मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुंबई से लेकर बारामती तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की आज होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और एससीपी के प्रमुख शरद पवार के बारामती स्थित घर पर भी पार्टी के नेताओं की अहम बैठक चालू है। और इस बीच शरद पवार ने एक बयान में कहा है कि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो पूरा परिवार एकजुट रहता है। उधर दिवंगत नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने के लिए उनके बारामती स्थित आवास पर पहुंचे। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, तो ये काफी अच्छी बात होगी। लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुनेत्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। एक बार सुनेत्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। तो आज की बैठक पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 2 महत्वपूर्ण विमानन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और अनावरण भी करेंगे। लगभग 3:45 पर पीएम मोदी आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां वो हवाई अड्डे के नए नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर का अनावरण करेंगे। ये नामकरण समानता और करुणा के प्रतीक महान संत को सम्मान है, जो कि भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करते रहे हैं। इसके अलावा पीएम लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल पंजाब के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। हलवारा एयरपोर्ट पर पहले छोटे रनवे थे, लेकिन अब वहां पर A320 जैसे बड़े विमानों के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। टर्मिनल में पर्यावरण अनुकूल फीचर्स जैसे कि LED लाइटिंग, वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रित जल का उपयोग शामिल है। ये परियोजनाएं राज्य के विकास को नई गति देंगी। और उत्तर प्रदेश के एटा में पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ स्थित छरी धांड को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर तस्वीरों को साझा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के एटा स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ स्थित छरी धांड को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने पर अत्यंत प्रसन्नता है। इसके लिए वहां के स्थानीय समुदायों और आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति समर्पित सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये मान्यता जैव विविधता के संरक्षण और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। कामना है कि ये जल आर्द्र प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में निरंतर फलती फूलती रहेगी।
और आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। नई दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देश के विदेश मंत्री भाग लेंगे। ये बैठक बेहद खास है। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 2016 में बहरीन में पहली बैठक हुई थी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी चर्चाओं में हमारी रणनीतिक साझेदारी का विश्वास झलकता है। अब बात करते हैं बजट की। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इसमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जो इस बजट में देखने को मिलेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान मेले के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसान मेले सरकार और किसानों के बीच संवाद का काम करते हैं और इसीलिए वो किसान मेले में भाग लेंगे। साथ साथ उन्होंने दुर्ग जिले की प्रगतिशील खेती की भी प्रशंसा की और कहा कि वे दुर्ग जिले के किसानों के साथ मिलकर संवाद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री कृषि मंत्री से मुलाकात भी करेंगे, जहां पर वो कृषि और ग्रामीण विकास की परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर एक तो मैं किसानों से संवाद के लिए आया हूं। दुर्ग जिले में किसानों के बीच खेतों में जाके वहां बड़ी प्रगतिशील खेती होती है, उनके साथ चर्चा भी करूंगा, किसानों से संवाद करूंगा और बाद में किसान मेले में भी भाग लेके, क्योंकि किसान मेला एक सरकार और किसानों के बीच संवाद का सेतु है, तो उसमें भी चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरिएट में, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उनके साथ कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है टिंग टिंग। अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए।
के बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति की प्रशंसा की है, जिसे सैनी ने नागरिकों के दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली उपकरण बताया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही साथ ये विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हरियाणा राज्य में प्रगति भारत सरकार का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये हरियाणा प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हरियाणा सरकार करती है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से लेकर 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञानपथ पर भारत पर्व का आयोजन करता है। भारत पर्व 2026 का समापन समारोह आज शाम 5:30 बजे होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे। भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पंडालों के साथ साथ स्टूडियो किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू इट योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसी क्रियात्मक गतिविधियां भी शामिल है। भारत पर्व आज दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दल, घुड़सवार दल और सैन्य एवं पाइप बैंडों को बेहतरीन प्रदर्शन पर सम्मान मिलने के बाद सेना प्रमुख ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर सेना प्रमुख ने सभी प्रतिभागियों को उनके समर्पण और उच्च मानकों के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार असम रेजिमेंट को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सैन्य बैंड का पुरस्कार गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को मिला। राजपूताना राइफल सेंटर दूसरे पायदान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ पाइप बैंड का पुरस्कार 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र ने जीता, जबकि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दूसरे स्थान पर रहा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को कर्नाटक में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। एनसीबी ने मैसूर में एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ साथ जांच एजेंसी ने यहां एक गुप्त ड्रग निर्माण प्रयोगशाला का पर्दाफाश कर 25.6 लाख रुपए, एक एसयूवी, 10 करोड़ रुपए की ड्रग और 500 किलोग्राम से अधिक वजन के रसायन भी जब्त किए हैं। मास्टरमाइंड समेत पकड़े गए सभी तस्कर राजस्थान के जालौर के रहने वाले हैं, जबकि इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों की पहचान और लैब उपकरणों और रसायनों की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने की कोशिश जारी है। इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने 19 जनवरी से शुरू कई दिन की कार्रवाई में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले 7 राज्यों के 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। और कर्नाटक के बीदर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। हुमनाबाद ताल्लुक के मोलकेरा गांव में स्कूल जा रहे 6 बच्चे संदिग्ध धमाके की चपेट में आ गए। घटना मोलगी मारैया मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। हादसे में स्कूल जा रहे बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और धमाके के कारणों की जांच में जुट गई। एसओसीओ टीम ने विस्फोटक वस्तुओं के नमूने इकट्ठा किए हैं और इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में ये 5वां विस्फोट है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। और इस साल के बजट से तमिलनाडु के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। किसी ने वंदे भारत ट्रेनों और शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने की मांग की है, तो किसी ने कपास पर एक ही तरह के टैक्स लगाने की मांग की है। Tamil Nadu people is requesting
more railway station have to modification and more rail need to be added, and Vande Bharat also. Another things, last year also they will announcing to the particularly the toll gate, very useful for our common and the people. Another things, we are humble request to the government for the poor family in the education. I like to say only one thing. There are several processes in manufacturing the cloth material, from cotton to cloth. Several processes. So they are we are facing several problems by updating the several tax for several processes. So we like to say only one thing to our finance minister, that is, please fix single term tax at the cotton, not in after cotton. You please don't put any tax there. और कोलकाता के वाव मोमो गोदाम अग्निकांड को लेकर ममता सरकार अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने इस मुद्दे पर राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अग्निकांड में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन ममता बनर्जी कार्रवाई करने के बजाय गोदाम के सीईओ को लेकर विदेश यात्रा पर है। फोटो है जहां पे आप एरो भी देख रहे हैं, ये वाव मोमो की सीईओ है सागर दरियानी। ये सागर दरियानी ममता बनर्जी के साथ विदेश यात्रा पे है, विदेश प्रवास पे है, घूम रहे हैं। इनका ही है वाव मोमो। वाव मोमो के फैक्ट्री में आग लगती है, दुर्घटना के कारण 27 से अधिक लोगों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? दिस इज द क्वेश्चन दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर आस्किंग टुडे। ये प्रश्न आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। हमारे शुभेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया है। कल भी थाने के बाहर भी बड़े प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोध को दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अभी भी चुप है, अभी भी शांत है। तो गोदाम में नियमों और फायर सेफ्टी नियमों का अनुपालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ममता सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अभी तक के अध्ययन में पता चला है इट इज अ मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित ये दुर्घटना है। किसी प्रकार की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया गया, मैंडेटरी एनओसी और ऑडिट की आवश्यकता होती है उसको नहीं प्राप्त किया गया। अब तक मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रमुख नेतागण वहां नहीं गया है। गोडाउन मैनेजर पे, डिप्टी मैनेजर पे खाना पूर्ति की कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी मछलियां कहां हैं? कूच बिहार के सीतलकुची ब्लॉक के देवनाथपारा इलाके में एक पुल के गिरने को लेकर भी बीजेपी ने हमला बोला है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि ममता राज में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है और इस वक्त सभी पुल हाईवे टू हेल बन गए हैं। तो वहां कुशासन का एक और उदाहरण हमारे सामने आया है और इसको भी बताना है बहुत आवश्यक। पुल निर्माण को लेकर के बात करें तो माजरहाट ब्रिज, विवेकानंद फ्लाईओवर, उल्टा डंगा फ्लाईओवर, मानगंज कैनाल ब्रिज, काकद्वीप ब्रिज। अंग्रेजी में एक गीत है एसीडीसी बैंड का, हाईवे टू हेल। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ममता बनर्जी की शासन में जो पुल पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, ऑल द ब्रिजेस हैव बिकम हाईवे टू हेल। ऐसी दुर्गति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुल निर्माण होता है और फिर इस प्रकार की जर्जर स्थिति हो जाती है। ये नेक्सस, और ये नेक्सस कोई आज का नहीं है, ये पुराना नेक्सस है। बात करते हैं खेलों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। हालांकि भारत पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुका है, लेकिन वो जीत के साथ टी20 विश्व कप के लिए जाना चाहेगा। तो वहीं पिछले मुकाबले में जीत हासिल करने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए उतरेगी। आप देखिए ये रिपोर्ट। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, तो उसका इरादा मुकाबले को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ सीरीज का समापन करने का होगा। भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपने घरेलू दर्शकों के सामने फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। सैमसन का बल्ला अब तक सीरीज के किसी भी मुकाबले में नहीं चला है।
पांचवें मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजी विभाग में फेरबदल की संभावना नजर आ रही है। पिछले 2 मैच में आराम देने के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। बल्लेबाजी में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। चौथे T20 में नहीं खेलने वाले ईशान किशन की फिर से वापसी हो सकती है। उन्होंने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी नागपुर में खेले गए पहले T20 में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं। उनकी भी टीम में वापसी हो सकती है। भारत T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेलेगा और वो उससे पहले जीत हासिल करना चाहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत से शैली, ताकत और गहराई से भरपूर टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। न्यूजीलैंड की टीम पहले 3 मैच में भारत के आक्रामक रवैये के सामने बेबस नजर आई, लेकिन विशाखापत्तनम में उन्होंने भारत के प्रमुख बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद बाकी बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट के टीम में शामिल होने से न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को काफी मजबूती मिली है। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि गेंदबाजी में सुधार की उम्मीद करेगी। तिरुवनंतपुरम में खेले गए अपने 4 T20 मैच में से भारत ने 3 जीते हैं, जिसमें 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता गया एक मैच भी शामिल है। यहाँ गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते। T20 में औसत स्कोर 140 से 160 के आसपास रहता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 17 में जीत हासिल की है, वहीं न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। T20 विश्व कप 2026 के आगाज से ठीक पहले यह भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा, जो खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अंतिम मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।